हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेडोज आईएएस। मैं आरवी चतुर्वेदी। यूपीपीसीएस के पेपर को देखते हुए आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आगामी परीक्षा में पूछने की संभावना है। आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन प्रस्तावना से है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। दूसरा कथन है, प्रस्तावना में जोड़ा गया शब्द हटाया समाप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा कथन है, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग केवल 2 बार हुआ है। चौथा कथन है, प्रस्तावना संविधान द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों को देखते हुए सही कूट का चयन करें। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में 1 2, बी में 2 4, सी में 4, डी में उपयुक्त सभी। इसमें से क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। प्रस्तावना का पहला कथन है, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। एकदम सही है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत ही केवल एक बार संशोधन किया गया है 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। अतः पहला कथन सही है। दूसरा कथन, प्रस्तावना में जोड़ा गया शब्द समाप्त किया नहीं जाता या हटाया नहीं जा सकता। बेरुवरी संघ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है, अतः इसमें कोई भी शब्द समाप्त हटाया नहीं जा सकता। अतः यह भी कथन पूर्ण रूप से सत्य है। बेरुवरी संघवाद पहला वाद है 1960 का। दूसरा, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग केवल 2 बार हुआ है। यह भी कथन सही है। आप प्रस्तावना पढ़ेंगे किसी भी बुक में, राज्य व्यवस्था के बुक में तो पहले ही दिया है, हम भारत के लोग, भारत को, समाज, भारत में। इस वजह से ये भी सही है। और तीसरा, प्रस्तावना संविधान द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये भी सही है। प्रस्तावना संविधान द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये एसआर मुंबई मामले में जब आधारभूत ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तभी यह निश्चित कर दिया यह प्रवर्तनीय नहीं है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अतः चारों कथन सत्य हैं। इसका आंसर होगा डी। देख लीजिए एक बार आप लोग। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देख लिए आप लोग। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तावना से ही संबंधित है, लेकिन प्रस्तावना के एक शब्द से संबंधित है, जिसमें शब्द लिया गया है गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द गणतंत्र से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है, जनता का जनता द्वारा शासन। शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी, देश का राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित, विधि का शासन। गणतंत्र शब्द का तात्पर्य आप लोग जानते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र का प्रमुख का निर्वाचन होता है। चाहे अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, राष्ट्र के प्रमुख का निर्वाचन होता है। वह वंशानुगत नहीं होता जैसा ब्रिटेन में लिया गया है। डायरेक्टली आके बताते हैं, इसका आंसर होगा आंसर सी। गणतंत्र मतलब राष्ट्र का प्रमुख जो है जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत में जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्र का प्रमुख नहीं होता है। राष्ट्रपति हमें कहते हैं जिसके राष्ट्र प्रमुख को, वो प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होता है, जिसको लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान देके निर्वाचित करते हैं, नियुक्त करते हैं।
चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आ गया, जो संविधान सभा से संबंधित जो समितियां बनी थी उससे संबंधित है। कौन सी समिति, किस समिति के कौन से अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पहला संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, दूसरा संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, तीसरा प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, तीसरा प्रारूप समिति BN राव। ऊपर चारों कथनों को देखते हुए, चारों कूटों को देखते हुए नीचे कूट में से आंसर बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं। पहले में A और 2, दूसरे में 2 और 3, C में 1 और 4, D में 1 2 3। आपको एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं। संविधान सभा से संविधान निर्माण के संबंध में 8 समितियां बनी थी, लेकिन यहां पे 4 समितियां दी गई हैं। यहां पे 4 समितियां दी गई हैं जिसके अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। इसमें से एक सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? चौथा सुमेलित नहीं है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोग जानते हैं रियासतों के समामेलन में सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, अतः प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल ही थे। अब प्रारूप समिति तो सब जानते हैं, लेकिन यहां नाम कंफ्यूजन में है। BN राव है, बल्कि डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये गलत है। BN राव सलाहकार थे। 1 2 3, 3 सही है, अतः ऑप्शन D सही है। ध्यान से देख लीजिए। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन संविधान के भाग 1 संघ और राज्यों से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संघ प्रांतों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत के संघ में केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। इसमें एक ट्रिक है, संघ में केंद्र शासित प्रदेश, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसको जब आंसर बताएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे हम। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कूट देख लीजिए, आंसर बताइए आप लोग इसमें से कौन होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को। भारतीय संविधान के भाग 1 में परिसंघ शब्द का प्रयोग न करके संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, जो अपने में बहुत सशक्त शब्द है। संघ शब्द की संकल्पना यह कहती है, भारत में संघ से राज्यों के निर्माण के बीच समझौते का प्रतीक नहीं है। मतलब राज्यों और संघ के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों का निर्माण या राज्यों का गठन या राज्यों की सदस्यता या राज्यों में लोकसभा सीटों का आवंटन, राज्य विधानसभा का निर्वाचन, अतः समझौते का परिणाम नहीं है। और जब समझौते का परिणाम नहीं है तो जाहिर सी बात है दोनों राज्य किसी भी हालत में संघ से अलग नहीं हो सकते। राज्य किसी भी हालत में संघ से अलग नहीं हो सकते। अतः दोनों कथन एकदम सही है। अब आता है संघ में केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है, यहां संघ दिया है, एकदम सही है। संघ में केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है, बल्कि भारत के राज्य क्षेत्र में है शामिल है। संघ में केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है, बल्कि भारत के राज्य क्षेत्र में ही शामिल है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, भारत का राज्य क्षेत्र और संघ के व्यापक और भारत का जो राज्य क्षेत्र है अपने में एक बहुत व्यापक आधार समेटे हुए है, जिसमें राज्य और संघ दोनों सम्मिलित हो जाएंगे। और संघ की बात आ जाएगी तो संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश संघ के ही अधीन होता है, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं होती। जैसे दिल्ली देखिए, पांडुचेरी देखिए, चंडीगढ़ देखिए, ज्यादातर कार्यभार संघ केंद्र ही संभालता है। अतः संघ में केंद्र नहीं शामिल है, बल्कि राज्य क्षेत्र में राज्य शामिल है। अतः यह भी क्वेश्चन सही है। इसका ऑप्शन सी है, आंसर सी है, इसका आंसर सी। ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
5वां क्वेश्चन राष्ट्रपति के क्षमा दान शक्ति से संबंधित है। क्षमा दान शक्ति मतलब आप समझते हैं, मृत्यु दंड या कई दंड से राष्ट्रपति क्षमा दान देता है। तो क्षमादान शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है, स्पष्ट है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप पढ़ेंगे कार्यपालिका समझ में आ जाएगा। अब आते हैं राज्यसभा के संबंध में। 6वां क्वेश्चन राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है सेवानिवृत्त और रिक्त सीटों को केवल प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव देख लीजिए। और दूसरा, और यहाँ पे केवल भी है, ये भी देख लीजिए। केवल बहुत ट्रिकी शब्द होता है, चाहे यूपीएससी का क्वेश्चन हो चाहे यूपीपीसीएस का। हालांकि अब यूपीपीसीएस धीरे धीरे फॉलो कर रहा है यूपीएससी को भी, जिसमें केवल शब्द बहुत ट्रिकी शब्द है। दूसरा है सेवानिवृत्त सदस्य पुनः चुनाव के लिए पात्र हैं। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सत्य उत्तर का चयन करें। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न तो 3 न तो 2। आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। कथन ये कह रहा है सेवानिवृत्त रिक्त सीटों का केवल प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जा सकता है। ये एकदम गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और उसके साथ ही 250 सीटों में 12 सीटें जो है राष्ट्रपति नामांकित करता है विभिन्न क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए। अतः खाली प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, इसमें नाम निर्देशित है और प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ही चुने जाते हैं। और कहा जाए प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष होते हैं ज्यादातर, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष है, सही है, क्योंकि राज्य विधानसभाओं द्वारा ही चुने जाते हैं। सेवानिवृत्त सदस्य पुनः चुनाव के लिए पात्र हैं। अपात्रता के लिए या उनको न पात्र बनाने के लिए भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ये 6 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। वही है, 1/3 सदस्य हमेशा 1/3 सदस्य 2 साल प्रत्येक 2 वर्ष पे अपना सेवानिवृत्त होते हैं, पुनः चुनाव के लिए आ सकते हैं। जैसे अहमद पटेल गुजरात के मामले में सुने होंगे, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल। अतः यह कथन सही है, यह गलत है। इसका आंसर होगा बी, केवल 2। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन रीट से संबंधित है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करता है, मतलब उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय जारी करता है मूलाधिकारों के उल्लंघन पे। रीट अधिकार क्षेत्र। परमादेश निजी व्यक्ति और सार्वजनिक निकायों दोनों के विरुद्ध होता है, पहला कथन। दूसरा, सुमेलन बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक प्राधिकरण साथ ही व्यक्तियों के विरुद्ध होता है। उत्प्रेषण यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है। चौथा, अधिकार पेक्षा केवल सार्वजनिक कार्यालयों के लिए और निजी कार्यालयों को नहीं। अब नीचे दिए कूटों में से कौन से सही है, इसका सही युग्म का चयन करें। आंसर आप लोग बताइए, हम एक्सप्लेन करते हैं, आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा सी। कैसे, आइए देखते हैं। परमादेश का अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहती है हम आज्ञा देते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, रीट उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ये 2 चीजें हैं फंडामेंटल राइट के आधार पे। अनुच्छेद 32 32/26 एससी मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का अनुच्छेद 226 सुप्रीम कोर्ट का 32 के तहत रीट जारी करता है। अब आइए परमादेश के बारे में कहते हैं। परमादेश के बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहता है हम आदेश देते हैं जो सिर्फ सार्वजनिक निकायों को देता है, जिसमें निजी व्यक्ति नहीं शामिल है।
इस वजह से यह गलत है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण में सार्वजनिक प्राधिकरण और साथ ही व्यक्तियों के भी विरुद्ध होता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण यह कहता है कि सशरीर प्राप्त करना, किसी व्यक्ति को बिना किसी आधार पे अगर जो उसे सजा दी जाती है या उसे गिरफ्तार किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहता है कि सशरीर उसको हमारे सामने प्रस्तुत करें। यही है, तो कोई जरूरत नहीं कि वो निजी व्यक्ति ही हो या सार्वजनिक व्यक्ति हो, दोनों हो सकते हैं। सही है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है। एकदम सही। जब हाईकोर्ट को यह लगता है कि निचली अदालतें और ट्रिब्यूनल्स अपने कार्यों का या अपने पास लंबित मैटर को सही से काम नहीं कर पा रहे हैं या सही से उनका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो स्थानांतरित कर देता है। अतः हाईकोर्ट यह आदेश देता है, उत्प्रेषण का आदेश रखता है। यह भी सही है। तब आ जाइए अधिकार पेक्षा। अधिकार पेक्षा का अर्थ है किस अधिकार द्वारा, किस अधिकार द्वारा, मतलब कोई व्यक्ति किसी कार्य को जब कहता है तो कहा जाता है आपने यह कार्य किस अधिकार द्वारा किया। उसी आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि किस अधिकार द्वारा आपने यह कार्य किया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ संस्थाओं को, सरकार को और सार्वजनिक निकायों को ही यह कह सकता है कि आपने यह किस अधिकार द्वारा यह अपना कार्य किया या किस अधिकार द्वारा यह पद ग्रहण किया। अतः यह सही है, निजी कार्यालयों के प्रति नहीं किया जाता। इस वजह से 2, 3, 4 ऑप्शन सी सही है। अब आइए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन संविधान के अनुच्छेद 2, फिर कुछ देर पहले इसी भाग से हमने चर्चा की है, फिर उसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। संविधान का अनुच्छेद 2 यह कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह है संसद को भारत के संघ में नए राज्य जोड़ने का अधिकार देता है। पहला कथन। दूसरा कथन, यह संसद को नए राज्य की स्थापना का भी अधिकार देता है जो भारत का हिस्सा है। उपयुक्त कथनों को देखते हुए कौन सा सत्य है उसका चयन करिए। A 2, C 1 2, D न तो 1 न तो 2। इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर एक ए है। इसका आंसर ए है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में भारत के संघ नए राज्यों को स्वीकार करने के लिए संसद को अधिकार देता है। अतः कथन सही है, मतलब नए राज्यों को स्वीकार करने का अधिकार सिर्फ संसद को ही है। अनुच्छेद 2 ही स्वीकार करता है। अनुच्छेद 2 उसको अधिकार प्रदान करता है या स्वीकार करता है। दूसरा आता है यह संसद को नए राज्यों की स्थापना का अधिकार देता है जो भारत का हिस्सा नहीं है। दूसरा भी सही है। जब यह देगा तो जाहिर बात है नए राज्यों की स्थापना करने का भी अधिकार देता है जो भारत का हिस्सा नहीं है। यह भी सही है, यह सत्य है। मतलब संविधान का दूसरा अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार दे जो भारत का हिस्सा नहीं है। इसमें हिस्सा है, जब हिस्सा है तो नए राज्यों की स्थापना की बात ही कहां हो सकती है। अतः यह कथन असत्य है, यह सत्य है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन जीवन और मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पहला कथन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कानून के अधिकार द्वारा कर संग्रह, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि है तो फंडामेंटल राइट के ही क्वेश्चन लेकिन कुछ इसमें कंफ्यूजन है तीनों कथनों पे। पहला कथन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के अधिकार के द्वारा कर संग्रह, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सत्य उत्तर का चयन करें। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। जियो ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या पार के तहत इक्कीस में उल्लिखित है। दूसरा बात, पहला, अतः यह कथन सही हुआ। अब कानून का अधिकार द्वारा कर संग्रह, जाहिर सी बात है भाग 12 की बात कर रहा है। पार्ट 1, इसका आंसर होगा डी। तीनों कथन सही हैं। अब एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट 12 अनुच्छेद 265 यह कहता है कानून के अधिकार के बिना किसी पे जबरदस्ती कोई कर नहीं लगाया जा सकता, कोई कर नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद द्वारा यह पारित न किया जा सका या राष्ट्रपति की संसद द्वारा यह पारित न किया जा सके। पार्ट 12 में 265 याद दीजिए, कानून के अधिकार के बिना कर संग्रह नहीं किया जाता। और लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये भी सही है, क्योंकि सही है भाग 15 326 यह कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव एवं नगर के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पे ही होंगे। तीनों कथन सही है। आइए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में है यह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कहां, ये डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन है। आइए देखिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार ली गई है, पहला कथन है। दूसरा, इसमें अब तक कभी संशोधन नहीं किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। कई बार डीपीएसपी पे कई बार प्रश्न उठते रहते हैं, कई बार चीजें आती रहती हैं। चलिए, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका से न लेते हुए आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से या आयरिश संविधान से। आयरिश संविधान से लिया गया है। इसमें अब तक कभी संशोधन नहीं किया है, गलत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के अधीन है, जो न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। तक सिर्फ राज्य और संसद इसे संशोधित कर सकती है। आज तक कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। संशोधन के अनुच्छेद 39 से 43, 48 से एकदम 42वां संविधान संशोधन आप लोग जानते ही हैं। इसके तहत माना जाए तो 42, 42वां, 44, 86, 93 ये सारे संविधान संशोधन किए गए हैं। इसमें कई बार संशोधन किया जा सकता है। यह कथन अतः सही है, यह गलत है, यह गलत है, सॉरी यह गलत, यह भी गलत है, दोनों गलत है। सही है। अब चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, कौन से राज्य की आवश्यक विशेषताएं हैं? राज्य की आवश्यक विशेषताओं का मतलब है राज्य में कौन कौन सम्मिलित है, राज्य के कौन कौन से अंग है, किसको राज्य के अंदर परिभाषित किया जा सकता है। पहला देख लीजिए। पहला, यह भारत की सरकार और संसद, भारत की सरकार और संसद, स्थानीय अधिकारी, अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र
और सजातीय संस्कृति। पहला कथन देख लीजिए, भारत की सरकार और संसद, स्थानीय अधिकारी, अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र, सजातीय संस्कृतियां। चारों कथनों को देखते हुए निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। आंसर बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सजातीय संस्कृति नहीं सम्मिलित है, क्योंकि वो कोई संस्थान थोड़ी ना है, राज्य थोड़ी ना है। 4 इसमें से गायब कीजिए, 4 इसमें से गायब कीजिए, 2 ऐसे निकल गया, और बाकी तीनों तो आप लोग वेल नोन जानते हैं। अच्छी तरह परिभाषित क्षेत्र मतलब लोकसभा क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र, ग्राम पंचायत का क्षेत्र, यह सब सरकार की ही आवश्यक विशेषताएं हैं। अतः यह भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका आंसर होगा सी। राज्य की परिभाषा एफआर के एक्ट 12 में दिया गया है, जिसके आधार पर आप देख सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान को, मेंस में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मेंस का भी टॉपिक है, इस वजह से इसको देखा जा सकता है। आगे ऑनलाइनर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन, मतलब भारत सरकार किसके द्वारा उधार ले सकती है, किस अनुच्छेद के द्वारा उसको अधिकार दिया गया है, वह उधार ले सकती है, कहां कहां से उधार ले सकती है, किससे उधार ले सकती है। इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। ऑनलाइन क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में रहते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। इसका आंसर होगा ये, अनुच्छेद 292 के तहत संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह भारत सरकार द्वारा उधार ले सकती है। 293 राज्य से संबंधित है। राज्य एक सिर्फ आंतरिक स्रोत से उधार ले सकता है। अनुच्छेद 290 खर्चों पेंशन के संबंधित समायोजन से संबंधित है। खर्चों पेंशन से संबंधित है, समायोजन। अनुच्छेद 285 राज्य कराधान की संबंधित संपत्ति से संबंधित छूट, राज्य कराधान। देख लीजिए 12वां क्वेश्चन। आते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन एफआर मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से संबंधित है। पहला कथन है, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेष अधिकार नहीं, विशेष अधिकार नहीं है। दूसरा कथन यह है, कोई भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, अधिकारी को गैर अधिकारी को कानून से ऊपर नहीं है। तीसरा कथन है, यह कानून द्वारा व्यक्तियों के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। इसका आंसर निम्नलिखित उपयुक्त दिए गए कौन से कथन सही है, उसमें से देख के बताइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर डी होगा। क्यों होगा, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 14
इस समझ समता पहला समान संरक्षण, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी देखते रहिए, ब्रिटेन। ये आपका अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 14 इस दोनों आधार पर यह कहता है किसी को भी विशेष विशेषाधिकार नहीं है, सब लोग समान हैं। जब सब लोग समान है तो जाहिर सी बात है ये भी ऑप्शन सही हुआ, ये भी ऑप्शन सही है। कोई व्यक्ति कानून से उबर के नहीं है, जबरदस्ती नहीं कर सकता है किसी से भी, किसी भी चीज के लिए। सबको समान अधिकार है, सबको कानून के समान अधिकार है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, कानून से ऊपर कुछ नहीं है, दोनों कथन सही है। अब आते हैं कानून द्वारा व्यक्तियों का उचित वर्गीकरण की अनुमति। जाहिर सी बात है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में यह कहा है कि जब तक लोगों को वस्तुओं के लेन देन या व्यक्तियों के बारे में उचित वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक लोगों को व्यवस्थाएं कैसे प्रदान की जाएंगी। जो नीचे हैं, जो नीचे दबे कुचले हैं, उनको अगर उनका वर्गीकरण नहीं किया जाएगा तो उनको सरकार द्वारा उनका समायोजन और उनका विकास कैसे किया जाएगा। अतः ये भी कथन सही है। देख लीजिए ध्यान से। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन भी मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। मौलिक अधिकारों में से कौन सा भारतीय नागरिकों को लिए विशेष रूप से उपलब्ध है? कानून के समक्ष समता एवं और कानून के समान सुरक्षा, पहला कथन। दूसरा, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। तीसरा, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण। उपयुक्त कथनों को देखते हुए सही उत्तर का चयन करिए। चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार विशेष रूप से सिर्फ भारतीयों को दिए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जा सकता। दूसरा है अवसर की समानता, मतलब किसी को भी इस आधार पे विभेद नहीं किया जा सकता, वो निम्न जाति का है या किसी आधार पे है, सबको सामाजिक क्या कहते हैं, शैक्षणिक हो या सार्वजनिक संस्थान हो, उसमें भागीदारी की सबको अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। तीसरा है 19 जो स्वतंत्रता से संबंधित है। 6 स्वतंत्रताएं हैं, वाक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब आते हैं 29 इससे संबंधित है जो कि आ गया। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये 30 से संबंधित है। 30 भी है अनुच्छेद जो भारतीय नागरिकों को दिया गया है। 30 15, 16, 19, 29, 30 29, 30 दिख रहे हैं, ये खत्म कर दीजिए। 2 ही हुए, 2 या 3, ऑप्शन सी, आंसर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 मूल संविधान, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को प्रदान किया है। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक अधिकारों की सिफारिश की। ऊपर दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सही है? ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है?
इसका देख लीजिए ध्यान से। चलिए, इसका आंसर होगा डी। स्पष्ट है। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा तथा सर्व सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान सर्व सिंह समिति की अनुशंसा पर 4A कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अतः यह मूल नहीं है। मूल मतलब 1950 में जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था तब की बात की जा रही है, तो मूल है ही नहीं। यह कथन गलत है। और दूसरा, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक अधिकारों की सिफारिश की, गलत है। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सिफारिश की, जो अभी आपको बता चुके हैं। तो 42वां संविधान संशोधन, जिसमें हमारे स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 थे। 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार को। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, भाग 11 में है, भाग 4 में है 11 मौलिक कर्तव्य। 4A, सॉरी स्लिप कर जा रहा है। 16, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी अमेरिका से उधार ली गई है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आसान सा ट्रिक लगाएंगे इसमें से लग जाएगा। पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति का महाभियोग। 1 2 2 4 1 4 2 3। इसको आंसर को आराम से काट सकते हैं आप। संसदीय विशेषाधिकार, संसद से संबंधित कोई भी चीज आता है ना, वो ब्रिटेन को चला जाता है। ये दोनों अमेरिका से लिए गए हैं, मतलब 1 का 4, ऑप्शन सी सही है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्य, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों। जब राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है, जाहिर सी बात है वही नियम फॉलो करके उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन तो सब जानते हैं अमेरिका और इंडिया में ही है, अमेरिका से ही लिया गया है। और न्यायिक संविधान की प्रस्तावना तो पहले ही बता चुके हैं कि संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ही ली गई है। हालांकि इसकी भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा, उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए 17वां, बेरूबारी संघ निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरूबारी संघ, ये प्रस्तावना से भी है, कई चीजों से है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना संविधान के कई प्रावधानों के पीछे सामान्य उद्देश्यों को दर्शाती है। दूसरा है प्राधिकरण द्वारा उचित प्रतिबंध लगाना, यह किसी व्यक्ति को दंडात्मक हिरासत देता है, यह 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। बेरूबरी मतलब 1960, याद रखिएगा 1960, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को फॉलो करते केशवानंद भारती बना गया था। बेरूबरी में ही यह कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान के पीछे समान उद्देश्यों, प्रस्तावना का संविधान का एक भाग है। और जब प्रस्तावना का एक भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो जाहिर सी बात है प्रस्तावना उद्देश्यों का प्रस्ताव है, जिसका विश्लेषण भारतीय संविधान के अन्य भागों में किया गया है, ज्यादातर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, मतलब मूलाधिकार और राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित चैप्टर में किया गया है। बाकी ये तीनों गलत हैं, ये सही है। वो आते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट मिशन के आगमन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। दूसरा, कैबिनेट मिशन को ने 2 संविधान सभाओं के विचार को स्वीकार किया। आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर डी होगा।
एक्सप्लेन करते हैं। कैबिनेट मिशन के आगमन में ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया गया। हमेशा मुस्लिम लीग और कांग्रेस में विवाद रहा है, तो कैसे मान लेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग का दूसरा आधार रहता था और कांग्रेस का दूसरा आधार, ब्रिटिश का दूसरा आधार रहता था। अतः संविधान की मांग को कभी नहीं स्वीकारा गया कैबिनेट मिशन के आगमन पर, यह गलत हो जाता है। और कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं के विचार को स्वीकार किया, कभी नहीं। कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं के गठन के विचार को हमेशा इसको खारिज ही किया, बल्कि कमोबेश कुछ लोगों में मुस्लिम लीग में इसे स्वीकार किया था। अतः दोनों कथन गलत हैं, ये भी गलत ये भी गलत है। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मसौदा तैयार करने वाला व्यक्ति था? 1 लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है और ट्रिकी भी क्वेश्चन है, क्योंकि 2 ऑप्शन मिलते जुलते हैं और तीनों ऑप्शन संविधान सभा से संबंधित हैं। तीनों व्यक्ति, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, सब कुछ कह सकते हैं, क्योंकि तीनों ये महान व्यक्ति थे। पहला BR अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति से संबंधित है, प्रारूप। दूसरा, ये तो अस्थाई अध्यक्ष थे, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी प्रमुख मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति थे, जिन्हें मुख्य ड्राफ्टमैन भी कहा जा सकता है। ड्राफ्टमैन की मुख्य सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। अब BN राव तो सलाहकार थे। आइए 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। पहला कथन। दूसरा कथन, यह संविधान के भाग 12 में उल्लिखित कानूनी अधिकार। कंफ्यूजन तो होगा ही, जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया तो सब लोग यही सोचेंगे कानूनी अधिकार है। तो उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, केवल 1, केवल 2, 1 और 2। डी, न तो 1 न तो 2। इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा। क्यों होगा? संपत्ति के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन द्वारा न हटा के 44वें 97(8) द्वारा हटाया गया। यह कानूनी अधिकार ही है जिसे 12 के तहत 300A में शामिल किया गया। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आपके अनुसूची से संबंधित, जो 12 अनुसूचियां हैं, 1 से लेकर 12। इन 12 अनुसूचियों को 12 की अनुसूची में से 3 अनुसूचियां दी गई हैं जिनका वर्णन दिया गया है। पहली अनुसूची पहला जो है, तीसरी अनुसूची से संबंधित राज्यपाल की, जिसका विषय है राज्यपाल की शपथ और पुष्टि शामिल है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर से संबंधित है। सॉरी, मिजोरम निकल गए, आप लोग पकड़ लेंगे। मणिपुर से संबंधित है। 10वां दल बदल विरोध से संबंधित है। आइए ऑप्शन देखते हैं। केवल 1, 2 और 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3। आंसर बताइए कमेंट में। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसके आंसर में राज्यपाल की शपथ और पुष्टि जो है तीसरी अनुसूची में नहीं है। इसके लिए अनुच्छेद है 169, अनुच्छेद राज्यपाल के शपथ प्रतिज्ञान से वैसे ही खत्म हो जाता है। और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के तहत तीनों के जो शपथ प्रतिज्ञान है वो तीसरी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तीसरी अनुसूची में सम्मिलित है केंद्रीय मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संसद सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य मंत्री, राज्य विधानसभा के मंत्री आज सब शामिल हैं। अतः यह गलत है। दूसरा, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची मतलब अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर से संबंधित है। इसमें मणिपुर नहीं है, कंफ्यूजन है, मणिपुर नहीं है, मिजोरम। ये भी गलत है। अब आ जाए 10वीं अनुसूची, दल बदल। सब जानते हैं दल बदल। अभी कुछ दिन पहले एनवी रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने इससे संबंधित कुछ वक्तव्य दिए। दल बदल अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन 1985, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। बाकी चलिए अब बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखें तो लगा सकते हैं। आंसर इसका बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य से संबंधित अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 44 चल रही हैं बातें, ये सब इस वजह से ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं। आजकल बहुत विवादित मुद्दा है धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, कई चीजें हैं, इस नाते क्वेश्चन बन भी सकते हैं। अनुच्छेद 14, ऑप्शन देख लीजिए। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समान समक्ष समानता से संबंधित है। जब समानता की बात करता है तो जाहिर से समानता में धर्मनिरपेक्षता शामिल है। 16, अवसर की समानता। जब अवसर की समानता होगी तो उसमें भी धर्मनिरपेक्षता शामिल होगी। अवसर जब को समान दिया जाएगा तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान अवसर दिया जाएगा, न को किसी को धर्म के आधार पर विभाजित किया जाएगा। 30वां है अनुच्छेद 30वां, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से संबंधित है, अतः ये भी है धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है। और 44वां तो वेल नोन है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इस वजह से विवादित क्वेश्चन रहा है। और धर्मनिरपेक्षता जोड़ा किससे गया? 42वें संविधान संशोधन। और अभी कुछ क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अतः चारों ऑप्शन सही है, चारों धर्मनिरपेक्षता का वर्णन करते हैं मूलाधिकार में। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन आता है, यह भी मूलाधिकार से ही संबंधित है। स्वतंत्रता का संबंध। निम्नलिखित कथनों को विचार दीजिए। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव। दूसरा, इसका आनंद असीम रूप से लिया जा सकता है। ऑप्शन क्या है? 1, 2, सी 1 और 2, डी न तो 1 न तो 2। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? इसका आंसर 1 होगा, केवल 1, क्योंकि स्वतंत्रता का तात्पर्य वही है जो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पा रहा है उसको और उनकी गतिविधियों में रुकावट आ रही है, उनके व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास है, व्यक्तित्व के विकास में व्यवधान आ रहा है, उसको खत्म किया जाए, मतलब उसके प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए। जो यह दिया है व्यक्तियों की गतिविधियों में व्यक्तिगत विकास में प्रतिबंधों का अभाव किया जाए, यह सही है। दूसरा, इसका आनंद, इस स्वतंत्रता का आनंद असीम रूप से लिया गया, असीम रूप से नहीं लिया गया है। हम अपने व्यक्ति का और व्यक्तित्व का तब तक विकास कर सकते हैं या किसी संपत्ति का तब तक विकास कर सकते हैं जब तक उससे किसी की हानि ना हो। अतः इसकी सीमा है। इसकी सीमा है, अतः आंसर ए इसका सही आंसर है। चलिए 24वें की तरफ बढ़ते हैं। 24वां मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। इसका 1919 से आप लोग याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 इसमें लिया गया है। इसमें केवल सिख, भारतीय ईसाइयों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया है। पहली बार इसने देश में प्रत्यक्ष चुनाव पेश किया। और दूसरा, केंद्रीय या प्रांतीय विधानसभाओं को उसके विषयों की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया। ऑप्शन देख लीजिए, ए, बी, सी, डी। इसका आंसर सी है। इसमें केवल सिख ईसाइयों को ही नहीं शामिल किया गया था, बाकी एंग्लो इंडियन को शामिल किया गया था, यूरोपीय लोगों को भी शामिल किया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत था और इसका प्रत्यक्ष चुनाव ही पेश किया गया था, जिसमें चुनाव शिक्षा
कर संपत्ति के आधार पर लोगों को सीमित मताधिकार दिए गए थे। यह सही है, यह गलत है। और केंद्रीय विधानसभाओं और प्रांतीय सभाओं विधानसभाओं को विषय सूची को कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। अब प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाग किया था, हस्तांतरित और आरक्षित। अतः ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी कथन सही है, अतः आंसर सी सही है। चलिए अब 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान ने हाउस ऑफ पीपुल्स, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड स्टेट एवं राज्य विधानसभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। दूसरा ऑप्शन है 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कथन ए केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर होगा बी। बी मतलब 61वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, जिसका उल्लेख 326 एक्ट 326 में किया गया है। और राज्य विधानसभाओं में हाउस ऑफ पीपुल्स में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। गलत है। आप लोगों ने आज पॉलिटी के डिस्कशन में 25 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। जाहिर है 12 जून को होने वाले पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इसको कई बार रिवीजन कीजिए। बाकी इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा, जो आगे के अन्य लेक्चरों में भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।